प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 की जीव विज्ञान की ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में आपका स्वागत है। आप लोगों ने पिछले दिनों जो जीवों में जनन पढ़ा था, जो पहली यूनिट है जो कक्षा 12 में जनन, इस जनन के अंतर्गत अध्याय 1 आपको हम जीवों में जनन पिछले दिनों पढ़ा चुके हैं। पिछले व्याख्यानों में हमने आपको जीवों में जनन पढ़ाया, जिसमें आपने पढ़ा प्रजनन या जनन क्या होता है, जनन कितने प्रकार का होता है, और ये जो 3 प्रकार के जनन आपने पढ़े, कायिक जनन या वर्धी जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, इन तीनों जनन की आउटलाइन या रूपरेखा आपने पहले पाठ में पढ़ी। विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 2 यानी दूसरा अध्याय पौधों में जनन, पौधों में जनन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आज हम पौधों में जनन विषय का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपने पढ़ा, प्रजनन क्या है? प्रजनन जीवों द्वारा अपनी ही जैसी संतानें उत्पन्न करने की प्रक्रिया कहलाती है, पेरेंट्स, और ये अपनी ही जैसी ऑफस्प्रिंग्स जनरेट करती हैं। ये प्रक्रिया जो है ये रिप्रोडक्शन कहलाती है। रिप्रोडक्शन सभी जीवों की अनिवार्य जैविक प्रक्रिया है। तो जैसे सभी जीवों में जीवों का ही एक रूप पादप है या पौधे हैं, तो इस अध्याय के अंतर्गत हम पौधों में जनन की विभिन्न विधियों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले एक बार फिर हम जनन की परिभाषा को बताते हैं। जनन वह जैविक क्रिया है जिसके द्वारा जीव अपनी ही जैसी संतानें उत्पन्न करता है, जिसके द्वारा जीव अपनी जाति के अस्तित्व को पृथ्वी पर बचाए रखने के साथ साथ अपनी जाति के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करता है। जनन सभी जीवधारियों की अनिवार्य जैविक प्रक्रिया है। यह बात आप पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर आज दोहरा दिए हम। फिर अब आप पढ़ेंगे पौधों में जनन। तो इसी प्रकार पौधे भी प्रकृति में जीवों का एक रूप है। पौधे भी अपनी ही जैसी संतानें उत्पन्न करते हैं। वे संतानें उनकी जीव जाति के अस्तित्व को इस वातावरण में या इस प्रकृति पर बनाए रखते हैं, और इसके साथ साथ उनकी जीवों की सदस्यों की संख्या में वृद्धि करते हैं। तो पौधे भी प्रजनन करते हैं, अर्थात प्रजनन पौधों की भी अनिवार्य जैविक प्रक्रिया है। जैसा कि आपने कक्षा 11 में जीवों की विविधता में विभिन्न प्रकार के पौधे और उनके समूह पढ़े, क्लासिफिकेशन पढ़ा, तो उसमें आपने देखा कि पौधे भी निम्न कोट के एक कोश की सरल पौधों से लेकर के एक कोश की सरल पौधों से बहुकोश की विकसित पौधों तक का अध्ययन आपने विभिन्न वर्गों के अंतर्गत किया। तो इनमें शारीरिक जटिलता और क्रियात्मक जटिलताएं धीरे धीरे नीचे से ऊपर की ओर या निम्न वर्ग से उच्च वर्ग की ओर बढ़ती जाती हैं। तो इनमें भी जैसा कि आपने अन्य जीवों में पढ़ा कि जनन की 3 प्रमुख विधियां होती हैं, उसी तरह पौधों में भी जनन की 3 प्रमुख विधियां पाई जाती हैं। पौधों में जनन की प्रमुख विधियां ये मुख्यतया 3 प्रकार की होती हैं। इसमें भी आपने जैसा कि जीवो पिछले अध्याय में पढ़ा, पहला ए इसको मार्क कर लेंगे, वर्धी
या कायिक जनन। वर्धी या कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेकेंड को बी मार्क कर लेंगे। ये दूसरी विधि अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीसरी विधि लैंगिक जनन। या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइए संक्षिप्त में हम तीनों प्रकार के जनन को आपको बताते चलते हैं। वर्धी या कायिक जनन, इसको आपने पिछले अध्याय में भी पढ़ा है, फिर से एक बार हम आपको रिवाइज कर रहे हैं। वर्धी जनन वह जनन होता है जिसमें जीव शरीर पर जनन के लिए विशेष संरचनाएं नहीं बनती हैं। इसमें पौधे के कायिक भाग यथा जड़, तना, पत्ती, ये जो पौधे के कायिक भाग हैं जो वृद्धि और विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं, इन कायिक भागों से ही किसी न किसी विधि द्वारा नए संतत जीव का निर्माण हो जाता है, नए संतत पौधे का निर्माण हो जाता है। इस विधि को हम वर्धी या कायिक जनन कहते हैं। दूसरी विधि अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जनन की वह विधि है जिसमें जनन के लिए विशेष संरचनाएं बनती हैं। इसमें पौधा पहले वृद्धि करेगा, विकास करेगा, फिर उसमें जब वो विकसित हो जाएगा, उसमें वृद्धि हो चुकी होगी, तब उसमें जनन के लिए कुछ विशेष संरचनाएं बनेंगी। और वही विशेष संरचनाएं मात्र पौधे से चाहे अलग हो जाए, चाहे मात्र पौधे में लगे लगे नए पौधे के रूप में विकसित होकर अलग हो, तो वही जो जनन के लिए जो विशेष संरचनाएं बनी, अलैंगिक संरचनाएं जो बनी, वही संरचनाएं फिर नए पौधों को जन्म देती हैं। इस प्रकार का जनन, इस जो अलैंगिक प्रकार का जनन है, यह जनन वर्धी जनन की अपेक्षा विकसित प्रकार का जनन होता है। इसमें जनन के लिए विशेष संरचनाएं बनती हैं, परंतु जनन के लिए इसमें नर और मादा दो कंप्यूटेबल स्ट्रेन्स के जननांगों की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात अलैंगिक जनन में जनन एक ही पौधे से हो जाता है और उसी इसमें यह आवश्यक नहीं है कि दो प्रकार के जननांग पौधे पर बने, जिन्हें हम रेस्पेक्टिवली नर या मादा जननांग, मेल एंड फीमेल गैमेटेंजिया कहते हैं। अर्थात इनमें गैमेटेंजिया का निर्माण अलैंगिक जनन में नहीं होता है। बस कुछ विशेष संरचनाएं जिन्हें हम अलैंगिक संरचनाएं कहते हैं, जो चाहे स्पोर्स हो, चाहे जैमा कप हो, इस तरह से तमाम सारी व्यवस्थाएं होती हैं, उनके द्वारा नए संतति का निर्माण या नए जीवों का निर्माण या नए पौधों का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा अलैंगिक जनन अपेक्षाकृत वर्धी जनन से जटिल होता है, परंतु इनमें कंफर्टेबल स्ट्रेन्स की आवश्यकता नहीं होती है। तो तीसरी विधि लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जनन का विकसित प्रकार है जो अधिकांश जीवों में पाया जाता है, अधिकांश पौधों में भी पाया जाता है, कुछ एक पौधों को छोड़ करके। इस लैंगिक जनन में हमने जैसा पहले भी पढ़ रखे हैं, लैंगिक जनन में दो कंप्यूटेबल स्ट्रेन्स के जननांगों का निर्माण या विकास पौधे पर होता है। यह कंप्यूटेबल स्ट्रेन्स नर और मादा जननांग कहलाते हैं। नर जननांग में नर युग्मक बनते हैं और मादा जननांग में मादा युग्मक बनते हैं। सामान्यतया नर जननांगों में बनने वाले नर युग्मकों को स्पर्मेटिड्स कहा जाता है। स्पर्मेटिड्स बनते हैं और मादा जननांग में बनने वाले मादा युग्मक को ओवा या ओवम, सिंगुलर में ओवम और प्लूरल में ओवा या अंडाणु कहते हैं। अब इन नर युग्मक और मादा युग्मकों के निषेचन के द्वारा जाइगोट का निर्माण होता है। फिर इस जाइगोट के विकास के द्वारा बाद में भ्रूण बनता है और भ्रूण से फिर नए पौधे का विकास होता है। इसमें लैंगिक जनन में युग्मक जनन के समय या युग्मक जनन से पहले पौधों में अर्धसूत्री विभाजन भी पाया जाता है, जिसके द्वारा अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। फिर ये अगुणित युग्मक निषेचन द्वारा संयुग्मित होकर के द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लैंगिक जनन में
युग्मक जनन और निषेचन, दो क्रमिक प्रक्रियाएं होती हैं। निषेचन में पुनः दो प्रक्रियाएं होती हैं, प्लास्मोगेमी और कैरियोगेमी। तो इस तरह से हम देखते हैं, अगर इनको सीक्वेंशियली तीनों को लें तो 3 अनुक्रमिक चरण होते हैं, मियोसिस, प्लाज्मोगेमी, देन कैरियोगेमी, और उसके बाद जो जाइगोट बनता है, जाइगोट से नए पौधे का विकास होता है। तो इसमें ये 3 अनुक्रमिक चरण होते हैं। अपेक्षाकृत विकसित प्रकार का जनन होता है, जो अधिकांश उच्च वर्गीय पौधों, जंतुओं और तथा कुछ निम्न वर्गीय पौधों में भी देखने को मिलता है। तो इसमें ये अपेक्षाकृत विकसित और जटिल प्रकार का जनन है। इसमें 2 कॉम्पिटेबल स्ट्रेन्स के गैमेटेंजिया बनने की जरूरत होती है। ऐसा होता है कभी कभी दोनों जननांग, नर और मादा दोनों जननांग एक ही पादप शरीर पर बनते हैं। इस प्रकार के पौधे को द्विलिंगी पौधे कहते हैं, या हर्माफ्रोडाइट या उभयलिंगाश्रयी पौधे कहते हैं। उभयलिंगाश्रयी पौधे वे पौधे होते हैं जिनके एक ही पादप शरीर पर नर और मादा जननांग विकसित होते हैं, उन्हें हम उभयलिंगाश्रयी या हर्माफ्रोडाइट पादप कहते हैं। जैसे कि सरसों है, कद्दू है, ये सारे पौधे जो है ये उभयलिंगाश्रयी कहलाते हैं। इसी में एक और टर्म आता है यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। तो ये पुष्प के सापेक्ष हम एक लिंगी या द्विलिंगी परिभाषित करते हैं। यानी पुष्प को जब लिखेंगे तो या तो एक लिंगी पुष्प लिखेंगे या द्विलिंगी पुष्प लिखेंगे। एक लिंगी पुष्प वे पुष्प होते हैं जिन पुष्पों में केवल एक ही जननांग, चाहे वो नर जननांग अथवा मादा जननांग विकसित होता है, उसे हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे कद्दू में, लौकी में, कद्दू और लौकी में जो पुष्प बनते हैं वो एक लिंगी पुष्प होते हैं। वो या कुछ पुष्प पौधों में आप एक ही पौधे पर आपको देखने को मिलेंगे, कुछ पुष्प होंगे जो नर पुष्प होंगे उसमें केवल पुंकेसर बनते हैं। उसमें जननांगों में जो पुष्प के जननांग होते हैं उसमें या नर बनेंगे, जबकि दूसरे पौधों में केवल दूसरे पुष्पों में केवल मादा जननांग बनेंगे। तो या तो उसमें नर जननांग बनेगा एक पुष्प में, या तो मादा जननांग बनेगा। तो ऐसे पुष्प को हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। यद्यपि कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, इनमें आपको देखने को मिलेगा कि दोनों ही प्रकार के पुष्प, नर पुष्प और मादा पुष्प, एक ही पौधे पर विकसित होते हैं। इसलिए हम इस पौधे को उभयलिंगाश्रयी कहेंगे। ठीक है, समझ गए आप? उभयलिंगाश्रयी या हर्माफ्रोडाइट, ये हम पौधे या जीव के सापेक्ष कहेंगे। उभयलिंगाश्रयी होगा आपका पादप, जैसे कद्दू। कद्दू का पौधा जो है, कद्दू का पौधा उभयलिंगाश्रयी या हर्माफ्रोडाइट है, क्योंकि इस पौधे पर दोनों ही प्रकार के पुष्प एक ही पौधे पर विकसित होते हैं। जबकि कद्दू के अगर पुष्प को आपको देखना है, पुष्प जो होंगे वो यूनिसेक्सुअल होते हैं इसमें, या एक लिंगी। एक लिंगी पुष्प, कद्दू में एक लिंगी पुष्प भी होते हैं। लेकिन अब ये जो एक लिंगी पुष्प है ये 2 प्रकार के हो जाएंगे, कुछ नर पुष्प और कुछ मादा पुष्प। तो इस तरह से कद्दू का पौधा जो है वो हर्माफ्रोडाइट है, उभयलिंगाश्रयी है, लेकिन कद्दू के पुष्प जो होते हैं वो एक लिंगी होते हैं। ठीक, तो आप ये अंतर समझ गए? एक लिंगाश्रयी, एक लिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प और उभयलिंगी, उभयलिंगाश्रयी पादप। दूसरा एक होगा एक लिंगी पादप या एक लिंगाश्रयी पादप। एक लिंगाश्रयी पादप वे पादप होते हैं जिनके पादप शरीर पर केवल एक ही जननांग युक्त पुष्प का विकास होता है। या तो नर जननांग उस पादप पर विकसित होंगे, यानी उस पादप पर जो पुष्प विकसित होंगे उसमें या तो नर जननांग होगा या तो मादा जननांग होगा। तब ऐसे पौधों को आप एक लिंगाश्रयी पौधे कहेंगे। दूसरा टर्म एक लिंगाश्रयी। एक लिंगाश्रयी पादप जो है यह पपीता। पपीते के पौधे में, इसके पौधे में 2 प्रकार के पौधे आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ पौधे नर पुष्प युक्त होंगे, यानी उन पर जो पुष्प खिलेंगे उसमें केवल नर जननांग बनते हैं, जबकि दूसरे पौधे पर मादा जननांग युक्त पुष्प
बनेंगे। तो इस तरह हम पपीते को क्या कहेंगे, पपीते को कहेंगे ये एक लिंगाश्रयी है। पपीता एक लिंगाश्रयी, यानी इसमें एक ही अलग अलग जो पादप है, अलग अलग पादप शरीर पर नर और मादा जन्नांग बनेंगे। जबकि कद्दू जो उभय लिंगाश्रयी है, इसमें एक ही पादप शरीर पर दोनों प्रकार के पुष्प लेंगे। तो ये तो हो गए एक लिंगाश्रयी और द्विलिंगाश्रयी, ये हम कहेंगे पादप या जीव शरीर के आधार पर ये विभाजन है। जबकि एक लिंगी या द्विलिंगी पुष्प को कहेंगे। पुष्प एक लिंगी हो सकता है या द्विलिंगी हो सकता है। जैसे पपीता का पुष्प एक लिंगी है, कद्दू का भी पुष्प एक लिंगी है, क्योंकि इसके एक पुष्प में या तो नर जन्नांग होगा या तो मादा जन्नांग होगा, दोनों जन्नांग नहीं होंगे। जबकि दूसरी तरफ आप सरसों को देखें, सरसों का पुष्प जो होता है वो द्विलिंगी होता है, यानी वो पुष्प सरसों का द्विलिंगी है, उसमें नर और मादा जन्नांग एक ही पुष्प के अंतर्गत विकसित होते हैं। तो इस तरह से लैंगिक चरण में या तो जो पौधा है वो उभय लिंगाश्रयी होगा या एक लिंगाश्रयी होगा, उसमें जो विकसित होंगे पुष्प वह एक लिंगी हो सकते हैं या द्विलिंगी हो सकते हैं। तो ये तो हमने आपको एक आउटलाइन जो पिछले अध्याय में भी ये पढ़ चुके हैं, हम आपको पढ़ाए जो पौधों में भी इस तरह से इसको हम विभाजित कर सकते हैं। अब हम जो देखते हैं पौधों में जो कायिक जनन होता है और वर्धी जनन जो पौधों में होता है, इसको यहाँ एक नया शब्द भी दिया जाता है, कायिक प्रवर्धन। पौधों में कायिक जनन को कायिक प्रवर्धन का भी नाम दिया जाता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि तमाम सारे पौधों का विकास या इसका हम कृषि में उपयोग, इस विधि का उपयोग कृषि में बागवानी और कृषि के लिए फसलों की पैदावार के लिए करते हैं। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है, फिर एक बार आपको बता दें, जो वर्धी जनन या कायिक जनन के द्वारा जो संतानें उत्पन्न होती हैं उनके सभी लक्षण उनकी माता पिता के जैसे ही होते हैं। अर्थात इनमें लैंगिक जनन के कारण होने वाले वाइग्रस लॉस या इसको कहते हैं ओज ह्रासमेंट या ओज ह्रास नहीं होता है। ये अपने माता पिता के क्लोन होते हैं। इनमें जो भी निषेचन और अर्धसूत्री विभाजन होता नहीं है, इसलिए इनमें विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती हैं। विभिन्नताएं न होने के कारण इनके अधिकांश या कह लीजिए ज्यादा से ज्यादा लक्षण है वो अपने माता पिता के होते हैं। माता पिता के लक्षण होने के कारण इनमें जो फसल के उत्पादन की क्षमता इनके पेरेंट्स जातियों में थी वही इनकी संततियों में भी पाए जाते हैं। अर्थात हम कहें इसमें ओज का ह्रास पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होता है। जबकि लैंगिक जनन करने वाली फसलों में यह देखा जाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी उनमें ओज ह्रास होता जाता है और कई पीढ़ियों के बाद वो जो कई पीढ़ियों के बाद ऐसी प्रजाति बन जाती है जो उत्पादन में सक्षम नहीं रह जाती है, जिसमें उत्पादन क्षमता बहुत कम होती है और उसमें रोग आदि लगने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। तो इसका प्रयोग वर्धी जनन या कायिक प्रवर्धन का प्रयोग हम कृषि में बहुतायत में करते हैं। इसके द्वारा हम केला, गन्ना, आलू, अरबी, लहसुन, प्याज इन सब चीजों को उगाते हैं, इन सब फसलों को उगाते हैं। तो ये जो कायिक प्रवर्धन है, कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन पौधों में पुनः दो प्रकार से हो सकता है। ये जो अब हम अकेला आपको कायिक जनन पौधों में कायिक जनन, या इसी को आप कायिक प्रवर्धन कह सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन या कायिक प्रवर्धन को हम दो श्रेणियों में बांट करके पढ़ सकते हैं। पहला तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन।
प्राकृतिक कायिक जनन। और दूसरा कृत्रिम कायिक जनन। पहला प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा कृत्रिम कायिक जनन या कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक जनन वह कायिक जनन होता है जिसमें प्राकृतिक रूप से ही पौधे के कायिक भागों से नए पौधों का विकास उत्पत्ति होती रहती है। इसे हम प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। अब ये कायिक जनन भाग चाहे उसकी जड़ हो, चाहे तने हो या पत्ती हो, उनसे नई संतानें बनती रहती हैं और पेरेंट्स से डिअटैच होती रहती है, उससे अलग होती रहती हैं और इस तरह से नई संतानें बनकर के अपना एक नया अस्तित्व तैयार करती हैं, अपनी जात की संख्या में, जात के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करती हैं। प्राकृतिक कायिक जनन तमाम सारे पौधों में आपको प्राकृतिक रूप से देखने को मिलता है। जैसे दूब घास कोई उसको प्रोपगेट नहीं करता है, लेकिन उसमें कायिक जनन के ही द्वारा उसकी सदस्य संख्या बढ़ती चली जाती है। तो दूसरा जो है कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम नाम से स्पष्ट है, जो मानव अपने लाभ के लिए उसमें आर्टिफिशियली इंड्यूस करता है, अपनी कृत्रिम विधियों द्वारा नई संतानों की उत्पत्ति करता है, उसे हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। है वही कायिक प्रवर्धन ही पौधे की जड़, तना, पत्ती, पत्रकलिका, इन सब भागों से, यानी जो उसके वर्धी भाग है, उनसे नई संतानें उत्पन्न की जाती हैं, लेकिन इसमें मानव अपने लाभ के लिए उनको कृत्रिम विधियां अपना करके इन पौधों का विकास इनके कायिक भागों से करता है। इसे हम कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। इसका अधिकाधिक प्रयोग, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का अधिकाधिक प्रयोग कृषि के लिए किया जाता है, जिससे हम समुन्नत फसलें विकसित कर सके, समुन्नत फसलें उत्पादित कर सके, जिससे हम जो है समाज में खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ा सके। तो प्राकृतिक, फिर से आते हैं, जो प्राकृतिक कायिक जनन है यह निम्नलिखित विधियों से हो सकता है। इन विधियों को हम आपको अगले अध्याय में पढ़ाएंगे। तो विद्यार्थियों, आज आपने जनन फिर से एक बार रिवाइज किया, जो पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। जनन की 3 विधियां, जनन की 3 विधियों में अब आपने देखा पौधों में भी जनन की तीनों विधियां पाई जाती हैं, कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। ये तीनों जनन की विधियां आपने एक बार फिर से रिवाइज की। अब हम पौधे में होने वाली विभिन्न प्रकार के जननों को एक एक करके आपको विस्तार से पढ़ाएंगे। पहला आपने जो पौधों में कायिक जनन, पौधों में कायिक जनन आपने पढ़ा। पौधों में कायिक जनन मुख्यतः 2 प्रकार का, प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है आपने पढ़ा, कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है आपने पढ़ा। अब अगले अध्याय में हम आपको अगले लेक्चर में हम आपको प्राकृतिक कायिक जनन की विधियों के बारे में पढ़ाएंगे और कृत्रिम कायिक जनन की विधियों के बारे में पढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों।